हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। हमने प्रीवियस वीडियो में एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और आज हम फोर्थ और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे सिलेबस में उसको डिस्कस कर रहे हैं, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को अंडरस्टैंड करने से पहले हमको ऑस्मोसिस कंसेप्ट क्या है इसको डिस्कस करें। बेसिकली ऑस्मोसिस बायोलॉजिकल फिनोमेना है और इसके अंदर इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैं इसको इस वीडियो में SMP कहूंगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होकर अनदर साइड, दूसरी साइड जाते हैं और सेमी बेसिकली ऑस्मोसिस क्या है? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू और फ्रॉम solution of lower concentration into solution of higher concentration through a semi permeable membrane. यहां पर प्रेशर गेज है, ये PG मीन्स प्रेशर गेज। बेसिकली ये यहां से प्रेशर मेजरमेंट होता है और इस तरफ सॉल्यूशन फिलर, ये सॉल्यूशन है और लेफ्ट हैंड साइड प्योर सॉल्वेंट है या डाइल्यूट सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट है और डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसका ये कोई एक लेवल है, इस लेवल तक ये भरा हुआ है। और ये रेड वाला पार्टीशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक इंस्ट्रूमेंट है और इससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करते हैं। पर ऑस्मोसिस होता क्या है तो इसको मैं शॉर्ट में यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और यहां पर ये कोई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और इस तरफ ये जो है, जो ब्लू पोर्शन है, राइट हैंड साइड तो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और लेफ्ट हैंड साइड डाइल्यूट सॉल्यूशन है और प्योर सॉल्वेंट है। ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट और डाइल्यूट सॉल्यूशन है।
लेफ्ट साइड में, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब होता ये है कि जैसे ही यहाँ पर मैंने प्योर सॉल्वेंट और डाइल्यूट सॉल्यूशन फिल कर रखा है और यहाँ पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की पार्टीशन है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, हम ये ऑब्जर्व करेंगे। या कहने का मतलब ये हुआ कि जो राइट हैंड साइड वाला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड वाला जो लेवल है वो रेस कर गया, यानी ये वाला लेवल तो डाउन चला गया और ये वाला लेवल अप हो गया। ये इसका मतलब क्या हुआ, यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो किधर पास हो गए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड प्योर सॉल्वेंट है या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन है। राइट हैंड साइड क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो जो ऑस्मोसिस फिनोमेना का जो डेफिनेशन है वो है द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू more concentrated solution through semi-permeable membrane is called osmotic pressure. Pure solvent या dilute solution वाले पोर्शन से solvent particle concentrated solution की तरफ मूव कर रहे हैं through semi-permeable membrane. This phenomenon is called osmotic pressure. This phenomenon is called osmosis. अब ये osmosis हम commonly ऑब्जर्व करते हैं जब हम रेजिन को आप वाटर के अंदर डाल दो तो रेजिन स्वेलअप हो जाती है। तो रेजिन इसीलिए स्वेलअप हो जाती है क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो रेजिन के इनसाइड फ्लूइड में चले जाते हैं, क्योंकि रेजिन में जो इनसाइड फ्लूइड है, रेजिन में जो ये रेजिन है तो रेजिन के अंदर ये वाला इनसाइड फ्लूइड है, ये रेड वाला इनसाइड फ्लूइड है, तो ये वाला मोर कंसंट्रेटेड है। और जब हम इसको वाटर के अंदर डाल देते हैं, रेजिन को हमने वाटर में डाल दिया, तो ये जो रेजिन की जो ब्लैक वाली ये है, यहाँ पर ये वाली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये वाली दिस मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो रेजिन को जब हम वाटर में डालते हैं तो स्वेलअप हो जाती है, क्योंकि रेजिन की जो कोटिंग होती है, जो पाउच बना हुआ रहता है, वो तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होता है, और अंदर जो फ्लूइड है वो मोर कंसंट्रेटेड है। तो जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वो वाटर पार्टिकल इस सिस्टम के अंदर जाने लगते हैं। इस फिनोमेना को हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, और वाटर अंदर जाएगा तो ये स्वेलअप हो जाएगी। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, किसी भी सेल के चारों तरफ का जो पाउच है, कवरिंग है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की होती है। अब ये जो स्वेलअप रेजिन है, इसको वापस आप शुगर सिरप में डाल दो, चाशनी में डाल दो, शुगर सिरप में डाल दो, चाशनी में डाल दो, या कंसंट्रेटेड शरबत में डाल दो, तो होगा क्या, वापस रेजिन के अंदर जो तो अब रेजिन का इनसाइड फ्लूइड डाइल्यूट है और बाहर जो शुगर सिरप है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो अब रेजिन से सॉल्वेंट पार्टिकल शुगर सिरप मतलब चाशनी की तरफ मूव करेंगे, और वापस जो स्वेलअप रेजिन है वो श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि उसमें से वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू शुगर सिरप में ट्रांसफर हो गया। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस दो तरह का होता है, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में तो क्या होता है, सिस्टम के अंदर वाटर जाता है। रेजिन को हमने सिस्टम, रेजिन किशमिश को मैंने सिस्टम कहा है, तो जब
रेजिन के अंदर, किशमिश के अंदर वाटर का फ्लो है तो इसको बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। और अगर रेजिन के अंदर, रेजिन का जो इनसाइड फ्लूइड है उसमें जो वाटर है वो अगर बाहर आता है तो उसको बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल टर्म है, और लेकिन हम ऑस्मोसिस फिनोमेना अंडरस्टैंड करके ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ सकते हैं। बेसिकली यहां पर ये एक सिस्टम है जिसमें यहां पर लेफ्ट साइड के अंदर यहां पर प्योर सॉल्वेंट, कोई भी प्योर सॉल्वेंट है जैसे वाटर है, और इस तरफ एक्वस सॉल्यूशन है। अगर यहां वाटर है तो एक्वस, दोनों में सॉल्वेंट कॉमन होना चाहिए। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों में सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, दोनों में सॉल्वेंट कॉमन होना चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट यहां वाले सॉल्वेंट इधर मूव करेगा। तो अगर ये वाटर है तो ये एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, अगर यहां अल्कोहल सॉल्वेंट है तो यहां पर भी अल्कोहल सॉल्वेंट होना चाहिए। तो प्योर सॉल्वेंट वाटर यहां पर है। अब क्या होगा, अब यहां से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरफ मूव करेंगे। तो ये क्या है, दिस इज द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर सॉल्वेंट फ्रॉम, क्लियर है, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू, तो ऑब्वियसली ये जो पिस्टन है ये ऊपर मूव करेगा, ये जो पिस्टन है वो ऊपर मूव करेगा, क्योंकि ये वाला लेवल अब क्या होता जाएगा, ये वाला लेवल तो नीचे आता जाएगा, ये यहां से ये जो लेवल है ये नीचे आएगा, और यहां से ये लेवल ऊपर जाएगा। तो ये ऑस्मोसिस स्टार्ट हो गया, ये ऑस्मोसिस स्टार्ट हो गया। पर हमको क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं हम अब। तो यहां पर ये जो, तो वापस मैं इनिशियल लेवल पे आ रहा हूं। तो हमें क्या करना है, ये जो यहां से प्योर सॉल्वेंट जिस ड्राइविंग फोर्स से इधर आ रहे हैं उसको स्टॉप करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पिस्टन के ऊपर एक्सिस प्रेशर लगाएंगे। इस पिस्टन के ऊपर क्या लगाएंगे, हम एक्सिस प्रेशर लगाएंगे। ये है प्रेशर गेज, पीजी मींस प्रेशर गेज। इस यहां पर ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें प्रेशर ऑब्जर्व होता है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमने यहां पर एक एक्सिस प्रेशर लगाया। यहां पर क्या लगाया, एक्सिस प्रेशर लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। ये एक्सटर्नल प्रेशर इतना है, ये एक्सटर्नल प्रेशर इतना है कि ये वाला वाटर का लेवल ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया अपन ने। ऑस्मोसिस को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो ऑस्मोसिस को हमको रोकना है। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम यहां पर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, और वो एक्सटर्नल प्रेशर जस्ट इतना ही लगाना है कि ये जो यहां पर जो हम ये लेवल ऑब्जर्व कर रहे हैं ये लेवल मेंटेन रहे। ये लेवल ना तो नीचे आए ना ऊपर आए। अगर ये लेवल फिर भी नीचे आ रहा है तो हमको प्रेशर और बढ़ाना पड़ेगा। हमको ये देखना है कि ये लेवल बिल्कुल यहीं का यहीं मेंटेन रहे, जो इनिशियल लेवल है वही फाइनल लेवल रहे। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है जिसने प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है जो हमने किसके ऊपर लगाया है, सॉल्यूशन के ऊपर लगाया है। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है
इस एक्सटर्नल प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और इसको पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इस चैप्टर में? पाई से। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है? किसी भी सॉल्यूशन का, ये जैसे सॉल्यूशन है तो किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उसके ऊपर एक्सेस प्रेशर है, उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ एक्सेस प्रेशर है, जिससे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं बहुत सिंपली बात करूं तो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए, यानी यहां से प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल यहां से इधर मूव करके न जाए, उसके लिए मैंने जो ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया, दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका डेफिनेशन देखो आप, ये एक डायग्राम और भी है, यहां पर वही डायग्राम है सेम। तो ऑस्मोटिक प्रेशर may be defined as the excess pressure which must be applied here, which must be applied a solution। आप ये जो बॉक्स है इस पे ध्यान दें, which must be applied on the solution, जो मैंने अभी यहां पर किया था। The osmotic pressure may be defined as excess pressure, ठीक है, ये वाला excess pressure दे रहे हैं अपन, which must be applied to a solution। ये solution पर हम क्या दे रहे हैं? excess pressure। in order to prevent flow of water solvent into the solution through semi permeable membrane, यानी इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर नहीं जाने चाहिए। मैंने क्रॉस लगा दिया इसके ऊपर, यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन के साइड नहीं जाना चाहिए। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल है ये यहां से यहां नहीं जाने चाहिए। सॉल्वेंट पार्टिकल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इधर नहीं जाने चाहिए। तो इसको रोकने के लिए हमने जो प्रेशर दिया उसको हम क्या बोल रहे हैं? पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पे भी लिखा हुआ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। अगर बहुत ही शॉर्ट में बोलेंगे तो यही बोलेंगे, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। अगर आपसे कोई वेरी सिंपल सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है तो यह है, इट इज प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ठीक है, पर उसकी परफेक्ट डेफिनेशन ये लिखी हुई है जो हमको बोर्ड एग्जाम में लिखनी है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एक दूसरे तरीके से भी मेजर करते हैं, और वो थिसिल फनल लेते हैं हम, और ये फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो इसमें ये वाला, इसके अंदर इसको मैं यहीं से ये इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट हो गई, ये फाइनल स्टेट हो गई। तो यहां पर क्या है, ये थिसिल फनल है और इस थिसिल फनल के अंदर शुगर सॉल्यूशन है।
यानी ये जो शुगर सॉल्यूशन है, हम इस शुगर सॉल्यूशन का क्या ऑब्जर्व करेंगे, पाई वैल्यू। क्या ऑब्जर्व करेंगे, पाई। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमको इसका पाई फाइंड आउट करना है। ये जो सॉल्यूशन है हमको इसका पाई फाइंड आउट करना है, और पाई फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इस थिसिल फनल पे नीचे की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। यानी यहां पर ये जो है ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? यानी थिसिल फनल का जो ये पाउच है, तो यहां पर हमने क्या लगा दी, यहां पर इस तरह से हमने इस तरह से, ये थिसिल फनल है तो ये यहां से हमने क्या लगा दी, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। यानी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब और फिर इसमें ये वाटर भरा हुआ है, ये वाटर है। तो इसमें ये जो वाटर भरा हुआ है, ये वाटर और ये शुगर सॉल्यूशन, इसका अब हमने इसको यहां स्टैंड कर दिया। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर में इसका ये लेवल, अब ये ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा। ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा मतलब क्या हो गया, यहां से वाटर किधर मूव कर रहा है, ये क्या बताया है, ये क्या हो रहा है, ये ऑस्मोसिस हो रहा है। क्या होने लग गया यहां पर, ये ऑस्मोसिस होने लग गया। ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट पार्टिकल, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर साइड से, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। सॉल्यूशन कौन सा, शुगर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा, जिसका हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो क्या होगा, जब वाटर इसके अंदर जाएगा तो इस कॉलम की हाइट बढ़ेगी, इस कॉलम की धीरे 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 हाइट बढ़ना स्टार्ट होगी, क्योंकि वाटर जा रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, ये जैसे जैसे कॉलम की हाइट बढ़ती जाएगी तो कॉलम की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगना स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे कॉलम की हाइट इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ये जो सुपर इम्पोज प्रेशर है, इसके ऊपर लगने वाला जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जो एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो कॉलम की हाइट बढ़ने की वजह से, ये जो कॉलम की हाइट इतनी बढ़ गई, ये जो कॉलम की हाइट बढ़ गई, तो ये इस हाइट की वजह से एक एक्सटर्नल प्रेशर इस सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल हो गया। इस हाइट की वजह से, इस कॉलम की हाइट की वजह से यहां पर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा। ये कॉलम की हाइट का जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये कॉलम की हाइट का जो एक्सटर्नल प्रेशर है, किसका है, इस कॉलम की हाइट का। ये एक्सटर्नल प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये और आगे ऊपर बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब ये एक्सटर्नल प्रेशर इतना बढ़ गया कि यहां से यहां की तरफ, यहां से यहां की तरफ ऑस्मोसिस होना स्टॉप हो गया। यानी एक पॉइंट आएगा जब ऑस्मोसिस फिनोमेना स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि ये कॉलम का जो एक्सटर्नल प्रेशर बना इसकी वजह से। अब ये एक्सटर्नल प्रेशर, दिस एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, और इसको बोलते हैं रो डी एच रो जी, एच रो जी, और सिंपल वे में एच डी जी। एच हाइट, ये वाली हाइट दिख रही है, डी सॉल्यूशन की डेंसिटी, जी ग्रेविटिक एक्सेलरेशन 9.8। तो यहां कुछ बुक में डेंसिटी डी से डिनोट की हुई है और कुछ बुक में रो से। तो यहां पर एच रो जी, एच कॉलम की हाइट जितनी रेज हुई, इनिशियल और फाइनल, ये इनिशियल और ये फाइनल,
और डी डेंसिटी या रो डेंसिटी है, जी जानते ही हो आप, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो इस तरह से भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं। अब अपन ऑस्मोटिक प्रेशर को, और अब हम ये देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो कैसे है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो, तो मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जैसे मैंने इसमें ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया, यूरिया डिसॉल्व कर दिया, तो ये ब्लू पार्टिकल किसके हैं, ये सारे के सारे ब्लू पार्टिकल यूरिया मॉलिक्यूल्स के या फिर ग्लूकोज पार्टिकल्स के हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ग्लूकोज के पार्टिकल्स हो गए या यूरिया के ये जो पार्टिकल्स हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, ये बिल्कुल थ्रू आउट स्प्रेड हो जाएंगे। और जब ये थ्रू आउट अंदर स्प्रेड हो जाएंगे तो इनकी भी काइनेटिक एनर्जी होती है इन ब्लू पार्टिकल्स की, तभी तो ये अंदर थ्रू आउट स्प्रेड होकर मूव करते हैं। तो इस वजह से ये आपस में म्यूचुअल भी कोलाइड करते हैं, साथ में जिस सिस्टम में इनक्लोज है उस सिस्टम के इनर वॉल्स पे भी कोलिजन करते हैं। तो इनकी कोलिजन्स की वजह से अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। हाँ, डेफिनेशन वही लिखनी है पर मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं इसको। तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, अगर ये सॉल्यूट पार्टिकल जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे, ये सॉल्यूट पार्टिकल और बढ़े तो प्रेशर और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो कोलिजन रेट भी बढ़ जाएगी। आप ये समझ सकते हो कि किसी इनक्लोज सिस्टम के अंदर हम गैस के पार्टिकल जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। उसी तरह से इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, मोल्स जितने ज्यादा बढ़ाते जाएंगे इन ब्लू पार्टिकल्स के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो हम जो 11th में एक फॉर्मूला पढ़ते थे PV इक्वल्स टू nRT, उस PV इक्वल्स टू nRT की जगह हम लेते हैं पाई V इक्वल्स टू nST। उसी फॉर्मूले को, फॉर्मूला वही है, सिंबल चेंज कर दिया। P की जगह पाई यूज किया है, R की जगह S यूज कर लिया। Pi is osmotic pressure, V is the volume of solution in liter, N equals to number of moles of non-volatile solute, S is solution constant और S की वैल्यू वही है जो R की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये वाली वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी। S is called solution constant, S is called solution constant। अब यहां पर पाई इक्वल्स टू n बाय वी एस टी, तो n बाय मोलरिटी आ गई। मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? m का क्या फॉर्मूला होता है? n बाय वी। तो मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में n बाय वी को क्या लिख सकता हूं? mst, मोलरिटी सॉल्यूशन कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर, पाई इक्वल्स टू मस्त, पाई इक्वल्स टू मस्त mst। एनसीईआरटी बुक में या सब जगह इसको m इक्वल्स टू cst लिखते हैं। तो cst लिखो तो गलत तो नहीं है, पर मेरा अपना ओपिनियन है कि आप पाई इक्वल्स टू mst लिखिए। मैं ये अपना ओपिनियन इसलिए यहां दे रहा हूं क्योंकि ये c का मतलब होता है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन तो मोलरिटी भी हो सकती है, मोलरिटी भी हो सकती है, नॉर्मलिटी भी हो सकती है, तो फिर ये डिफाइन तो हुई नहीं।
अब क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन में नॉर्मलिटी आ गई तो आपने सी की वैल्यू नॉर्मलिटी वाली रख दी तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलिटी को मोडलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं स्टूडेंट को कहता हूं आप पाई इक्वल टू एमएसटी लर्न करें ताकि एग्जाम में क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं हो। और खैर तो ये जो है एम मोलरिटी है बेसिकली। अब एट गिवन टेम्परेचर, अगर हम गिवन टेम्परेचर की बात करें, एट गिवन टेम्परेचर तो ये तो क्या हो गया, पूरा कांस्टेंट हो गया। गिवन टेम्परेचर पर ये पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट हो गया, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। मतलब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अगर मैं इसको पाई1 अपॉन पाई2 लिखूं तो यहां लिख दूंगा m1 अपॉन m2। तो इसके क्वेश्चन वही जो PV इक्वल टू nRT के क्वेश्चन हम जो 11 में करते थे उससे मिलते जुलते काफी क्वेश्चंस यहां पर हैं, वो हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो अब इसमें इसमें आता है दूसरा कॉन्सेप्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक और आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक और आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक और आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइसोटोनिक और आइसोओस्मोटिक solution, two different solution having same osmotic pressure. Two different solution having same osmotic pressure at given temperature is called isotonic or isoosmotic solution. Two different solution having same osmotic pressure at given temperature. जैसे मेरे पास A सॉल्यूशन है और B सॉल्यूशन है, तो A सॉल्यूशन और B सॉल्यूशन है। अगर इसका पाई A है ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका पाई B है और दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये सॉल्यूशन तो A और B सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ये आइसोटोनिक और आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन है। अभी मैंने क्लियर किया था पाई1 अपॉन पाई2, अभी जस्ट m1 अपॉन m2, तो पाई A B कर देंगे, इधर A आ जाएगा इधर B आ जाएगा। इसका मतलब अगर पाई A इक्वल टू पाई B है तो MA इक्वल टू MB भी होगा। मतलब टू डिफरेंट आइसोटोनिक सॉल्यूशन having नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ठीक है, जिसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, मतलब आयोनाइज नहीं होते हैं ना, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, तो उनकी मोलरिटीज भी सेम होगी। क्योंकि मोलरिटी सेम होगी, रीजन ये है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये अगर यूरिया का सॉल्यूशन है और ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो दोनों की मोलरिटी भी सेम है। क्योंकि यूरिया और ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया और ग्लूकोज की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, इनके मोलिकुलर मास पे डिपेंड नहीं करता, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर ये 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है तो ये ये मोलर सॉल्यूशन है, तो ये भी, ये अगर यूरिया का मोलर सॉल्यूशन है तो ये ग्लूकोज का मोलर सॉल्यूशन होगा। अगर ये सेंटी मोलर यूरिया सॉल्यूशन है
तो ये सेंटीमोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन होगा, इन दोनों की मोलरिटी सेम होगी। फिर हम आगे आते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस, अभी हमने जो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, तो यहां पर यही है, यहां पर ये सॉल्टी वाटर है, या यूं कह दो कि यहां पर ये सॉल्यूशन है, और यहां पर ये प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट के लिए हमने लिया है फ्रेश वाटर, और ये है सॉल्ट वाटर, और इन दोनों के बीच में ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SMP, ये वाली। इन दोनों के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अगर मैं ऑर्डिनरी बात करूं तो जो ऑस्मोसिस होगा वो ये वाला होगा, दिस इज नॉर्मल ऑस्मोसिस, यानी वाटर यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहां से वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट साइड जाएंगे, यहां से वाटर के मॉलिक्यूल इस तरफ जाएंगे और ये पिस्टन ऊपर उठेगा। तो ये तो हो गया ऑर्डिनरी ऑस्मोसिस, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर जो ये पिस्टन लगाया हुआ है, यहां पर जो ये पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। इस पिस्टन पर जो हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, और यहां पर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये, तो यहां पर जो ये प्रेशर अप्लाई करते हैं वो पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये है एक्सटर्नल प्रेशर, ये यहां पर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, इस पिस्टन के थ्रू हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं। ये एक्सटर्नल प्रेशर किससे ज्यादा है, ये एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, यानी इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो ज्यादा प्रेशर लगने से क्या हो जाएगा, जो ज्यादा प्रेशर लगाने से क्या हो जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, H2O है, जो H2O है, वाटर है, सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर आने लग जाएंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। ऑर्डिनरी ऑस्मोसिस में तो क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट इधर जाएगा, फ्रेश वाटर इधर जाएगा, जो अभी मैं पढ़ा चुका। लेकिन यहां पर हमने रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, तो उल्टा होना, यहां से वाटर और सॉल्वेंट पार्टिकल किधर आएंगे, इधर आएंगे, इस तरफ आना स्टार्ट होंगे। तो यहां पर वाटर आउटलेट है, यहां से वाटर आने लग जाएगा, ड्रॉप वाइज ड्रॉप। तो मैं रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, ये हेडिंग है हमारी। तो सबसे पहले तो मैं ये रीड कर रहा हूं, ये देखो, इफ अ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये देख लो, इफ अ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये रहा, ये प्रेशर है, वो किससे ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से, is applied on the solution. If a pressure higher than osmotic pressure is applied on the solution, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, सॉल्यूशन के ऊपर हम सॉल्यूशन के ऊपर क्या प्रेशर कर रहे हैं, सॉल्यूशन के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, ये
Clear? If a pressure higher than osmotic pressure is applied on the solution, इस सॉल्यूशन पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, the solvent will flow from the solution into the pure solvent through semi-permeable membrane. Since here the flow of solvent is in the reverse direction to that observed in the usual osmosis, the process is called reverse osmosis. मेरे हिसाब से आप बात समझ गए हैं कि यहां से प्रेशर ज्यादा देंगे तो वाटर इधर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि इस रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर से ये सॉल्ट तो यहीं रह जाएगा, ये जो वाटर है ये वाटर मॉलिक्यूल इधर आते जाएंगे। तो यहां पर वाटर कौन सा मिल जाएगा, यहां पर क्या आता जाएगा, सारी इंप्योरिटी तो लेफ्ट बिहाइंड, सारी इंप्योरिटी तो यहां रह जाएगी और यहां पर हमारे को मिल जाएगा प्योर वाटर। यानी यहां से जो वाटर आ रहा है, ये जो वाटर है इसको हम बोलते हैं RO वाटर। कौन सा वाटर बोलते हैं? RO वाटर। RO बहुत नाम सुना हुआ है। RO वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। अब समझ में आया? जो आप लोग RO वाटर पीते रहते हो, RO प्लांट लगा हुआ है, ये है RO प्लांट जो अभी आपने बोर्ड पे देखा। तो आज आपने RO प्लांट की, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट की वर्किंग देख ली, उसका कंसेप्ट समझ लिया। तो अब आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो खाली ये बोलते होंगे हम RO पानी पीते हैं, हमारे घर RO लगा हुआ है, ये RO वाटर है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि RO का मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। अब क्वेश्चन ये है कि जो RO वाटर के जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं? तो उनके अंदर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं वो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। और नीचे अंडरलाइन कर दी रेड कलर से, ये होती है कॉपर फेरोसाइनाइड। ये वाली कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2 ब्रैकेट में FeCN6, इसका ये फॉर्मूला है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, कि ना आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का फॉर्मूला लिखिए। तो ये लिखेंगे Cu2 FeCN6। या आपसे बहुत बार ये पूछ लेंगे कि आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नेम लिखिए, तो आप लिखो कॉपर फेरोसाइनाइड और पास में ये फॉर्मूला लिख दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वाली आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई रहती है। तो हम सीधा है, सॉल्ट यही रह गया। तो इसका मतलब हम रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर का डीमिनरलाइजेशन करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप वाटर का डीमिनरलाइजेशन कैसे करेंगे? तो आपका आंसर होगा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से। पहले जो गल्फ एरिया थे वहां पर वाटर इंडिया और हमारी नेबर कंट्रीज के थ्रू वहां एक्सपोर्ट होता था। बट अब वहां पर जो सी है, वहां सी के वाटर को यूज करके और इस मेथड से वहां पर RO वाटर बनने चालू हो गया। यानी गल्फ के अंदर जितना भी वाटर है वो क्या करते हैं, सी से वाटर कलेक्ट करते हैं और उसको फिर रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट में ट्रांसफर करके और उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि RO वाटर डीमिनरलाइज्ड वाटर है। तो इसीलिए कहते हैं ना, प्योर RO वाटर भी नहीं पीना चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि प्योर RO वाटर अगर आप पीते हैं तो आपके अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर मिनरल टेबलेट्स या मिनरल कैप्सूल लेने पड़ते हैं। इसीलिए
आजकल कुछ मॉडर्न आरओ आ रहे हैं जो उसके अंदर फिर वैल्यूएबल मिनरल भी ऐड करते हैं। खैर, अब एक या दो क्वेश्चन करा देता हूं मैं सिंपल से। फिर अब जैसे ये है 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी 200 ml, मैं पहले भी बता चुका हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml of an aqueous solution containing 1.26 gram of polymer. The osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10⁻³ bar. bar pressure की यूनिट है। Calculate the molar mass of the polymer. तो हमको मोलर मास निकालना है, तो पाई इक्वल्स टू mst, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी? W पॉलीमर m इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो m की वैल्यू रख दी मैंने W m इनटू V S इनटू T, ये मोलरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या है? मास ऑफ पॉलीमर इन ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमको m पूछा है इसमें, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, W इंटू S इंटू T पाई इंटू V। यस, W की वैल्यू 1.26 ग्राम दे रखा है, सॉल्यूशन कांस्टेंट 0.0821। आपको सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी, मैंने नहीं दी है लेकिन मैं बता रहा हूं अभी आपको। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, अगर डिग्री में दे रखा हो तो केल्विन में कन्वर्ट जरूर करना। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻³ बार, और वॉल्यूम दे रखा है 200 ml, ये 200 ml, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? तो खाली वैल्यू रखनी है और इसको सोल्व करोगे तो ये 61038 ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा आपका। तो बिल्कुल, मैं हमेशा कोई भी क्वेश्चन कराता हूं तो पहला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही कराता हूं। फिर नेक्स्ट, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% W by V solution of cane sugar, मतलब सुक्रोज at 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर यानी सीधा पाई फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे को पाई इक्वल्स टू mst, मैंने पहले कहा m याद करना, m ही लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है, हम ये कंसेप्ट मेरे फर्स्ट वीडियो, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में मैंने W by V और V by V एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। 5% W by V मीन्स 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज present in 100 ml of सॉल्यूशन। तो इससे हम पहले मोलरिटी फाइंड आउट कर देते हैं। तो मोलरिटी, अभी मैंने फॉर्मूला बताया W m इंटू वॉल्यूम, तो m W की वैल्यू क्या आ जाएगी? W हो गया 5 ग्राम। सुक्रोज का मोलिकुलर मास 342 में 342 होता है सुक्रोज का मोलिकुलर मास। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, जिसको शुगर भी कहते हैं। शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। ये दो क्वेश्चन बहुत सारे टीचर पूछते हैं वाइवा में कि नमक का फॉर्मूला क्या है, तो हम बोलते हैं NaCl। शुगर का फॉर्मूला क्या है, तो C12H22O11। और वॉल्यूम 100 ml है, 100 ml है, तो 100 ml को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये तो मोलरिटी आ गई।
तो पाई इक्वल्स टू MST करेंगे हम, पाई इक्वल्स टू MST। जो पाई है, m की वैल्यू कितनी है 5 into 1000, 342 मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज into 100। ये तो हमारे पास मोलरिटी आ गई थी जो मैंने यहां लिख दी। S की वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री, तो 273 प्लस 15 288। हम अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो आंसर जो ये है वो आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करने पर ये जो आंसर आ जाएगा 3.53 ATM आ जाएगा या बार आ जाएगा, क्योंकि 1 बार इक्वल्स टू 0.0, 1 बार और 1 ATM में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 1 बार इक्वल्स टू 0.998 ATM होता है, तो 0.998 को भी हम 1 के बराबर ही ले लेते हैं। तो बार, जब भी बार या ATM आए तो आप उसको यूनिट कन्वर्ट मत करो, क्योंकि वो उनके बीच में बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहता है। खैर एनीवे, मैं होप करता हूं कि आपको इस क्लास से ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।